नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बात रखी। दोनों नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा और लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर वो सिस्टम में बदलाव लाएंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं ने समाज में असमानता के मुद्दे को भी उठाया और ये कहा कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इससे पहले भी यूपी के दोनों लड़के 2017 में एक साथ आए थे, लेकिन तब यूपी की जनता ने दोनों के विचारों को नकार दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में इस बार जनता कांग्रेस और सपा के गठबंधन को स्वीकार करेगी या नहीं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ RSS और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती। तो देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा है। चर्चा हम करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपीश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बहुत स्वागत सर। सबसे पहले विजय शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आज तो यूपी के दो लड़के जमकर निशाना साधा आपकी सरकार पर और कहा कि मुद्दे हैं महंगाई, मुद्दे हैं बेरोजगारी, लेकिन आप उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी, विधानसभा के इलेक्शन थे और आपने उनके रिजल्ट देखे होंगे। जनता ने इनको सबक सिखा दिया था। ये दो लड़कों की जो जोड़ी है वो अपने परिवार को, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, बचाने के लिए आज मैदान में उतरी है। आप मुझे बताइए कि देश में जितनी भी समस्या है, कोई भी हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 साल काम किया और हम काम के आधार पर वोट मांगने निकले। और 2019 में जो इनके मुद्दे थे वही मुद्दे आज हैं।
2019 में भी इन्होंने ऐसी आरोप लगाए थे और पर्सनल आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए थे। उसके बाद में जनता ने इनको इतना करारा जवाब दिया था कि इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली थी। और उसके बाद में 2 इलेक्शन हुए, फिर 2017 के बाद में 2019 का इलेक्शन हुआ, 2022 का इलेक्शन हुआ। इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा और उसके बाद में फिर दोबारा से इन्होंने तय किया है कि फिर जो हमारी जनता है भोली भाली, उसको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी ओछी, जो मैं कहूंगा कि उनके मेरे पास कोई शब्द नहीं है, राहुल गांधी जी किस तरह से मीडिया को भी प्रताड़ित करते हैं। अगर कोई स्वस्थ और निष्पक्ष सवाल पूछता है तो कहते हैं ये देखो बीजेपी का सवाल है। भाई आज तक बीजेपी ने किसी पत्रकार के साथ इस तरह की बातें की है कि ये समाजवादी का पत्रकार है, समाजवादी का सवाल है। तो मेरा ये राहुल गांधी जी से ये अपेक्षा भी है और रिक्वेस्ट भी है, कम से कम मीडिया को तो छोड़ दें, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। आप नेशनल पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पूरे देश में आप इलेक्शन कैंपेनिंग में जा रहे हो, तो कम से कम ये जो ऐसी बातें शोभा नहीं देती है कि देश सुनना चाह रहा था कि वो कोई ऐसे रोड मैप लाएंगे कि जनता सुनेगी, देखेगी और उस पर अमल करने की कोशिश करेगी। हैं कि वो उनकी सरकार आई तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन जी और अपने नरसिम्हा राव जी तक इनकी सरकार रही है, कौन सी इन्होंने जाति जनगणना कराई थी? इन्हें भी पता है इनकी सरकार नहीं आने जा रही है, तो ये जो मर्जी ख्वाब दिखा दो, जो मर्जी चांद को तोड़ के यहाँ जमीन पे ला दो, तो झूठे वादे करने में क्या जा रहे हैं, इनको भी पता है नहीं आ रही है। और ये खुद मानते हैं कभी 180 सीटें हमें दे रहे हैं, कभी 150 सीटें दे रहे हैं। तो बताइए कांग्रेस कितनी सीटें ले रही है, कितनी सीटों पे लड़ रही है? मेरी इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं कि मेरे ख्याल से जो जनता जनार्दन है वो इनको सीरियस भी नहीं लेती। राहुल गांधी जी को, उनको पता है कि ये कोई ऐसी बातें नहीं करती। सारे लोग ये पता नहीं आज लगा था कि जनता जो है चुनाव के बीच में चली गई है तो कोई गंभीर बातें करेंगे, कोई गंभीर बातें नहीं की। ये बीजेपी का सवाल है, ये बीजेपी ने ऐसे कर दिया। अरे भाई आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उसको तथ्य को लाइए ना। ठीक है अरुणेश जी, आरोप लगाना तो आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये तो कांग्रेस का काम रहा है। ठीक है अरुणेश जी से इसका जवाब लेते हैं। अरुणेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई अहम बातें कही, उसमें जिसका जिक्र भी अभी मैंने किया कि जातिगत जनगणना का आपने रोड मैप दिया कि अगर आपकी सरकार आती है तो जातिगत जनगणना जो है वो आप पूरे देश में करवाएंगे। उसका महत्व अगर आप जरा समझा पाएं कि जातिगत जनगणना का महत्व क्या है, और साथ ही जो बातें अभी बीजेपी की तरफ से कही गई उस पर भी एक रिप्लाई आप करना चाह रहे थे, कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पैनल में जो आती हैं उन भी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक। जी सर, धन्यवाद। वालों जो सवाल है गणना की बात रही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना में बहुत सारी चीजें। पहला तो ये है कि हमें एक आंकड़ा मिल जाएगा कि सरकार की जो 70 साल 75 साल से जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ किस वर्ग को मिला है, किस वर्ग को नहीं मिला है। सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं से अछूते हैं। किसके पास कितने साधन है, संसाधन है, कौन व्यक्ति मुख्य धारा में है, कौन व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करने ये समय काल के और परिस्थिति के हिसाब से आवश्यक रहता है। और दूसरा जो हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक क्या किया, नेहरू जी से लेके नरसिम्हा राव जी, मनमोहन जी तक की सरकार रही, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तमाम साधन संसाधन जो सरकारी संस्थाएं बनी है वो कांग्रेस के टाइम पे बनी है, जिनका अब निजीकरण किया जा रहा है। दूसरी बात जो है कि जो पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था वो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हायर एजुकेशन में जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था, तो जब हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया था। हमने शिक्षा जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं इस समय। तमाम को सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, कुछ तस्वीरें गोरखपुर से आ रही हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय कन्या पूजन कर रहे हैं। तो देखिए आज राम नवमी का दिन है, वहीं दूसरी तरफ नवरात्र का आज 9वां दिन है। तो कन्या पूजन इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब योगी आदित्यनाथ हवन कर रहे थे
तो आज का दिन बेहद ख़ास है और इसी को लेकर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन किया और उसके बाद कन्या पूजन इस समय कर रहे। दो तस्वीरों के जरिए देखिए, कन्या पूजन और उससे पहले हवन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ की ये तस्वीरें, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस समय कन्या पूजन कर रहे हैं। नवरात्र का आज 9वां दिन है, चैत्र नवरात्र का 9वां दिन। और देखिए योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए उससे पहले उन्होंने हवन किया। तो देखिए दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप हवन करते हुए योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ कन्या पूजन इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो चलिए वापस हम रुख करते हैं चर्चा का। अरुणेश जी, अब बोलिए। तमाम सरकारी संस्थाएं बनी, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इसको आम जनमानस के लिए सहूलियत पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया और निरंतर करती है। अब आज के समय आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, IIT, एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं इनकी फीस बढ़ाई जा रही है, मेडिकल की जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है। क्यों? सिर्फ इसके पीछे मंशा ये है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी पिछड़ा दलित शोषित व्यक्ति मुख्य धारा में ना। आपके पास आंकड़े होंगे, ये सरकारी आंकड़े हैं, लगभग 33,000 से ज्यादा दलित और पिछड़े बच्चों ने IIT जैसे जो केंद्रीय संस्थान है यहाँ से अपने दाखिले वापस लिए और उसके पीछे वजह यही तो एक चीज है अरुणेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये समस्याएं हैं, ठीक है, ये समस्याएं हैं, तो इसका समाधान जातियां गिन करके कैसे मिल जाएंगी? मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, जाति गिन करके ये समस्या का समाधान कैसे होगा? मैंने आपको अभी एक बात और बताई थी कि जाति के साथ हम आर्थिक आधार भी देखेंगे। हाँ, तो आर्थिक आधार होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, आर्थिक आधार पे कीजिए। सभी आंकड़े लिए जाएंगे कि किस व्यक्ति के पास कितने साधन है, कितने संसाधन है, सरकार की सुविधाओं का क्या उस व्यक्ति को लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया है। देखिए, जिसकी जैसी भावना होती है वो व्यक्ति वैसे ही देखता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि दलितों को लाभ मिलेगा या पिछड़ों को लाभ मिलेगा, इसमें सामान्य वर्ग को भी लाभ मिलेगा। नहीं, इसमें वर्ग होना ही नहीं चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। बात बाकी ठीक है, आपकी पार्टी अपने हिसाब से चलती है, ठीक है। अब समाजवादी पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कपीश भाई, समझना आपसे ये चाहेंगे, जातिगत जनगणना के साथ आप खड़े हैं कि जातियों की गणना होनी चाहिए, उससे कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? इस देश को क्या आप विश्व गुरु बना लेंगे? किसी रथ में एक पहिया जो है वो साइकिल का हो और एक ट्रैक्टर का हो, तो क्या चलेगा रथ? नहीं चल सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि जातीय जनगणना की जाए और प्रत्येक जातियों की गिनती हो जाए कि कौन जाति कितनी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी, कितनी किसकी भागीदारी है, साथ ही क्या किसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है। उसी के हिसाब से 15(4) और 16(4) अनुच्छेद को लागू किया जाए। जो ये जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, ये लड़ाई बंद हो जाए। और ये तभी हो सकता है जिन तक पावर नहीं पहुंचा, जिन तक आप सशक्तिकरण नहीं ले जा सके हैं, उन तक आप सशक्तिकरण ले जाएं। क्योंकि भारतीय संविधान में क्रीमी कंसेप्ट भी है, उसको आप जातीय जनगणना कराए बगैर आप लागू नहीं कर सकते। और EWS का जो आरक्षण आया है उसको आप कैसे लागू करेंगे? तो सबसे बड़ा पृष्ठभूमि यही है। और मैं दूसरी चीज आपको कह कि राम राज्य का आदर्श क्या है?
राम राज बैठे चिररों का और हर्षित गए भय सब शोका। शोक में कौन है? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, जिस तक आज भी सशक्तिकरण नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, आधी आबादी को ताकत कैसे किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन नहीं। आपने 2 करोड़ आबादी, आपने 2 करोड़ लोगों को पावर करने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, सरकारी नौकरियां देने की बात की थी। 20 करोड़ लोग कहाँ है मैनिफेस्टो में ऐसा कि हमने ये रिजल्ट दे दिया? डबल डिजिट में महंगाई है, उसे हमने कम कर दिया। हमने जिस तरह की सामाजिक हटा दी, कैसे आखिर 29 लोगों के बीच में आपसे भारत की 98%। चलिए, मुद्दे ये तो समझ में आते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए निरंजन जी। लेकिन सवाल ये है कि जातिगत जनगणना से अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हूं कि जातिगत जनगणना से हम कैसे, मतलब देश का विकास कर देंगे, कैसे देश को अमेरिका और चाइना के साथ लाकर खड़े कर देंगे जातिगत जनगणना करके। अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया डिबेट को डिरेल ना करें और मेरी बात पूरी होने के बाद में अगर मेरे से कोई मत भिन्नता है तो उस चीज को आप कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ऐसा है अभिषेक जी, हम हैं वहां हम थे, यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, कुछ भ्रमित लोग जनता को भरमाने का प्रयास किया जाए। अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, उसके अंदर राहुल गांधी जी का एक शब्द था जो उन्होंने शुरुआत में आपने देखा होगा, जब उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव विचारधारा की लड़ाई। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी से या उनके प्रवक्ता से ये चीज पूछना चाह रहा हूं कि इससे पहले के चुनाव विचारधारा की लड़ाई नहीं थी क्या? यानी कि भारतीय राजनीति के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, मेरे हिसाब से हर एक चुनाव विचारधारा के आधार पर घुमाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से जातिगत जनगणना की आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ देखिए तो कहते हैं ना कि कुछ भ्रमित लोग जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, जब बात किसी भी प्रकार की राम मंदिर की या तमाम प्रकार की कोई भी बात होती है तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला रही है। 10 सेकंड का अवसर दीजिए। पहले सुन तो लीजिए, पहले हाँ। सुन तो लीजिए। हाँ, तो उस समय अपोजिशन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत फैलाना चाह रही है। लेकिन वही विपक्ष वो कहता है बनिए ब्राह्मण ठाकुर जाट गुजर माली जाति फलाना ढिमकाना, वो यानी कि जातिवाद करके नफरत फैलाने नहीं, नफरत फैलती, यानी कि हिंदू मुसलमान करके नफरत फैल जाती है। लेकिन बनिया ठाकुर ब्राह्मण जाट ये सब आपस में, इनको आपस में लड़ाने से नफरत फैलती। बड़ी गजब की हिपोक्रेसी है। अरे भाई, ये तो और ज्यादा संकीर्णता आ गई इसके अंदर, तो जिसको कहते हैं समाज के अंदर 20 टुकड़े और हो गए, पहले 2 टुकड़े हो रहे थे, अब तो 20 टुकड़े हो गए। लेकिन ये हिपोक्रेसी है, और जो चीज हमें सूट करती है वो ही चीज संवैधानिक रूप से सही मानी जाती है। अब देखिए, पहली बात तो ये समझिए अभिषेक कि मेरा मानना ये है कि 2024 के चुनाव का पहला चरण 2 दिन बाद में शुरू होने वाला है, और मेरे हिसाब से जितना मेरा मूल्यांकन, जनता ने जो अपना मन बना लिया है, जिसको वोट देना है उसको, अब मेरे हिसाब से ये इतनी बातें करके केवल समाज में वैमनस्य फैलाया जा सकता है, वोट परिवर्तन मेरे हिसाब से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भरमाने का और समझाने का खेल चलता है राजनीति के अंदर, और जिस तरीके से अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मुझे लाइन पे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे महाराज, कुछ नया चीज बताइए। बताता हूँ, आप बार बार घुमा के वही चीज कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, आप दूसरा सबसे लाइन नहीं रहे। आप इनकी आदत को थोड़ा सा समझ के। कपिश भाई, मैं रिप्लाई का पूरा समय आपको दूंगा, पूरा रिप्लाई आप कर लीजिएगा, पूरा समय मैं आपको दूंगा। आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे ना, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे। अब अभिषेक जी देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो कभी कभी अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार बन जाते हैं, वो जब दूसरा बोलते हैं तो उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं। अब मैं आता हूँ कि दोबारा से अपनी बात में। अभिषेक जी देखिए, जो जितने भी मुद्दे अभी गिनाए जाते हैं टीवी डिबेट्स के अंदर या तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा,
मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे मुद्दे अभी 3 महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव थे, क्या ये 3 प्रकार ये सारे के सारे मुद्दे इन 3 महीनों में उत्पन्न हुए? उससे पहले लेकर चुनाव में लेकर के गए थे ना विपक्ष, लेकिन जनता ने क्या जनादेश दिया? तो कहने का निरंजन जी, उस समय भी मुद्दा यही हावी था, जातिगत जनगणना। हर मंच से राहुल गांधी ये कह रहे थे जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। क्या अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जातियों के बीच अगर घुसेंगे, जातिगत जनगणना को लेकर के भारत की जनता ज्यादा सोच नहीं रही है? अभिषेक जी, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज जिस तरीके से, जिसको कहते हैं पीटीवी फिल्म को दोबारा से बार बार रीलॉन्च करके और उसका प्रयास किया जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति उसी जाति का, यानी किसी जाति का एक व्यक्ति आज आईएएस अफसर है या समझ लीजिए कैपिटलिस्ट है, और उसी जाति का एक व्यक्ति खेत में मजदूरी कर रहा है या किसी सीवर के अंदर सफाई के लिए उतर रहा है। दोनों का आप समान कैसे कर देंगे? दोनों के आप समान पैमाना कैसे लगा देंगे दोनों के ऊपर? कोई भी चीज हो, आर्थिक आधार पे चीजें हो सकती हैं। आर्थिक आधार पे मैं चीजें, कह रहा हूं कि आरक्षण जाति के आधार पे हो, लेकिन उसके अंदर भी काफी समय दे दिया ठीक है। कपीश भाई अब रिप्लाई कर लीजिए। ठीक है कपीश भाई, जल्दी से बोलिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़। विजय जी आ रहा हूँ आपके पास भी, अरुणेश जी आ रहा हूँ। कपीश भाई जल्दी से 10 सेकंड में बोल लीजिए। निरंजन जी अब सुन। देखिए हमारे निरंजन भाई 2 ही तथ्य कह पाए, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो सरकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपको एक बार बार कह रहा हूं कि जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय किया जा सके। जो हमारा आर्टिकल 15 और 16 है, जो हमारा आर्टिकल 28 से 30 है, उसको आप कैसे लागू करोगे बिना गिनती कराए? 1930 के बाद आज जरूरी नहीं है क्या? फिर क्रिमिनल लेयर कंसेप्ट आप कैसे लागू करोगे? या अगर 5,000 से जातीय जातियां ओबीसी में है, जिनमें कुछ जातियों के बीच आरक्षण का लाभ पहुंचा लेकिन बाकी में नहीं पहुंचा, तो कैसे गिनोगे? यही मैं बार बार और मैं कह रहा हूं कि अगर जातीय जनगणना जरूरी नहीं है, जातियां गिन करके, जाति गिन करके। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे अपलिफ्टमेंट करोगे? ठीक है, आता हूँ इस पे विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे कपीश भाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद लौटता हूँ तो इसका जवाब विजय जी से लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के फिर साथ आए हैं और उनका दम आज प्रेस के दौरान दिखा। कपीश भाई बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आज रामनवमी का अवसर है। कम से कम भगवान राम के आदर्शों पे कुछ सरकार काम करते हुए भी तो दिखे कि खाली बात एजेंडा चलाएगी। भगवान राम के आदर्शों पे हमें चलना है, हर किसी को चलना है, लेकिन जो संविधान है उसके हिसाब से भी हमें चलना है। आप आर्टिकल 15 और 14 की दुहाई दे रहे हैं। आर्टिकल 15 कहता क्या है सर? नहीं, आर्टिकल 15 तो हमने कहा ही नहीं। हमने आपको आर्टिकल जो है वो 14, 15 आप ही ने कहा है। 14 तो समता और समानता का अधिकार है। हाँ। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने 15/4 की बात की है, मैंने 16 की बात की है, मैंने 28 से 30 की बात की है। अच्छा हाँ। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, तो आपने 14, 16 कहा, मैं 15 के बारे में भी कहता हूँ, जरा आर्टिकल 15 भी तो देखना होगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? एक मिनट सुनिए, अभिषेक भाई सुन लीजिए। हाँ, आर्टिकल 15 को भी देखना होगा। आप ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण कैसे देंगे? पब्लिक सेक्टर को समाप्त करके आरक्षण को बना करके आरक्षण पे समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जरा समीक्षा करवाए ना। क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी एजेंडा में शामिल कर रही है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, हर किसी से पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, आरक्षण को कब तक ढाल बना के रखेंगे? जब मैं क्रीमी लेयर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ तो इसके मतलब क्या हुआ? आरक्षण को ढाल बना के कब तक रखेंगे? आरक्षण नहीं पहुंचा। सुनिए, क्रीमी लेयर कंसेप्ट क्या कहता है?
कि जो पावर्ड हो गए हैं उनको हटा के जो पावर्ड नहीं हुए उन तक आरक्षण को पहुंचाया जाए। और ये क्या बिना जातीय जनगणना के आधार के हो सकता है क्या? कैसे आप तय वाह करेंगे? सर, शानदार। बिना जातियों के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जातियां गिने बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक आप मुझे है विजय बताइए, शर्मा जी, आप आप मुझे करवा बताइए, लीजिए जातिगत मुझे जनगणना। बताइए। बिना जातियों की गणना के तो कुछ हो ही नहीं सकता है देश का सर। विजय शर्मा जी, जी जातियों की जी, गणना मैं- करवाइए, बिना जातिगत जनगणना मैं- के देश का कुछ नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जी। बताता हूं इनको। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे आरक्षण के बारे में, मैंने बताया 10% आरक्षण हम आर्थिक आधार पर दे रहे हैं। हमारे 60% से ज्यादा मंत्री ओबीसी से आते हैं हमारे मंत्रिमंडल में। अब ये कहते हैं जाति की बात, ये हमारा मैनिफेस्टो देखें और जो हमने 10 साल काम किया उसको एक बार झलक में देख लें कि हमने विदाउट जाति के आधार पर किस तरह से समाज के कोई भी तबका ना छूट जाए, कोई भी वर्ग ना छूट जाए, कोई जाति ना छूट जाए, किस तरह से सबको लाभ मिले, कमजोर तबके को लाभ मिले, वो मैं थोड़ी सी झलक आपको बताता हूं। देखिए, हमने 80 करोड़ परिवारजनों को जो फ्री में राशन दिया है वो हमने जाति पूछ के नहीं दिया, उसमें कहीं जाती है, वहां एक ही क्राइटेरिया गरीब। जो हम आ रहा हूं, अरुणेश जी आ रहा यही हूं। तो गलत है, यही तो गलत कर रहे हैं। सर, आप कहते हैं कि 25 करोड़ को आपने गरीबी एक रेखा से मिनट, ऊपर कर दिया बीच में- और 80 इन्हें करोड़ लोगों देखिए- को आप भुखमरी से निकालने के लिए ना कपीश भाई दें। सुन तो लीजिए सर। आप अब कहते हैं कि इन्हें पांचवी रोकिए। आपने अर्थव्यवस्था अरुणेश बना जी दिया। और कपीश जी, और अरुणेश जी आ रहा हूं आपके आठवां पास। संविधान आपका आठवां वेतन आयोग लागू करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बीच में बोलेंगे तो ऐसे कपीश ऐसे- भाई ऐसी जवाब दे स्वर- रहे हो ना, जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। जवाब ही तो आप चाह रहे थे, जवाब दे रहे हैं, वो सुन तो लीजिए अब। जी, अब मुझे बताइए कि जो 80 करोड़ परिवारों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, क्या वो किसी जाति का आधार पर दे रहे हैं? वो सिर्फ हम गरीबों को दे रहे हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद में आप देखोगे 50 करोड़ लोगों को हमने जनधन से जोड़ा, क्या वो जाति के आधार पर जोड़ा था क्या? 34 अच्छा, 80 लाख करोड़ लोग करोड़ कैसे निकालिए कि 34 गरीब लाख हैं? करोड़ ये 34 कैसे लाख निकाले करोड़ आप हमने 80 करोड़ लोग गरीब सब्सिडी हैं? के तौर पे ये जो फ्री बिना में हमने गिनती कराए दिया है, कैसे जान गए आप? डीबीटी के माध्यम से आप और ये लाभार्थी बताइए परिवारों कैसे को जान दिया गए है, कि 80 करोड़ उनका लोग गरीब हैं? क्राइटेरिया 80 सिर्फ करोड़ गरीबी लोग था। भुखमरी के कगार उसके पे बाद बैठे में हुए हैं। 4 अच्छा, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड। हवा कपीश में भाई डाल मुझे दिया एक चीज आपने। बताइएगा। आपने हवा में कपीश डाल भाई, दिया। कपीश भाई, एक कैसे चीज जान मुझे लिया? बस एक छोटा सा मुझे जवाब बताइए, मुझे दे बोलते हैं, दीजिए। ये बीच में बोलते हैं। कैसे विजय शर्मा जान जी, लिया एक आपने? सेकंड, आपने कैसे जान लिया? कपीश भाई, एक छोटा सा जवाब मुझे बस दीजिएगा, एक छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा। आपने बोला कि कैसे आपने डिसाइड किया कि वो गरीब हैं? गरीबी जाति देख के है क्या? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जाति देख के गरीबी? बस हाँ या ना सर, मुझे ये जवाब दे दीजिएगा। गरीबी सिर्फ क्या आर्थिक रूप से ही नहीं क्या होती जो है। सामान्य वर्ग में आ जाते हैं, नहीं, जनरल, जिन्हें हम मेरी कहते बात हैं सुनिए। अपने देश में जनरल, नहीं, सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए। जनरल, मैं पूछ रहा हूं, मुझसे बस बड़ा हाँ या गरीब ना में जवाब दे सवाल में दीजिएगा। कोई नहीं है। कपीश भाई मैं आपको देखिए, बात जनरल वर्ग में आने वाले लोग क्या गरीब हैं या नहीं है? सर मैं ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हाँ। कि गरीब में सिर्फ आर्थिक रूप से ही गरीब नहीं होते हैं, सामाजिक अभिषेक जी, तिरस्कार जिनका गजब भाई, आज भी जारी वाह, हो रहा है, ये एक अलग राजनीतिक तिरस्कार जिनका आज भी ठीक है, जारी अब सुन हो रहा लीजिए, है, रिप्लाई दे रहे हैं विजय जी, रिप्लाई दे रहे हैं, सुनिए अब। ठीक है सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था, आप उसको अलग तरीके से ले गए, अलग तरीके से ले गए, एक छोटा सा। ठीक मैं है, तो आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं तो शायद सर वही कम्युनिस्ट मैं पूछ रहा हूँ, और मेरी सामान्य वर्ग कम्युनिटी में सबसे आने ज्यादा वाले गरीब लोग है। गरीब हैं या लेकिन नहीं आप है? सामाजिक रूप से गरीब सामान्य नहीं वर्ग है। में आने वाले लोग जो आप बता रहे हैं आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, क्या वो गरीब नहीं है? सामान्य वर्ग के लोग गरीब हैं या नहीं है सर? हर वर्ग के लोग गरीब हैं, ये आप मान के चलिए। अब जातियों में घुसे रहिएगा तो ये फिर तो दिक्कत ही होगी। ठीक है विजय जी बोलिए। कपीश भाई अब सुन तो लीजिए। जी विजय जी अब इन्होंने, कपीश जी ने एक क्वेश्चन किया है और वो ऐसा क्वेश्चन किया कि अब तक की जितनी सरकार आई है उनके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इसका मतलब जो अपना राशन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड बोलते हैं, इसका मतलब वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने कह दिया इनके पास क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया कई पैमाने ठीक है होते विजय जी और कपीश भाई, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। इस समय हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हैं शाहनवाज हुसैन, उनसे बात कर रहे हैं। आनंद बात कीजिए। अभिषेक, आपको लेकर चलते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से, जो जानेंगे कि जो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको वो कैसे देखते हैं। सर, अगर बात कीजिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तो उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम है। देखिए, ये दो फ्लॉप नेताओं का कि पहले ही फ्लॉप फिल्म लोग देख चुके हैं
और आप जानते हैं कि ये पहले भी ये यूपी के 2 लड़के इकट्ठे हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। गाज़ियाबाद में जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति है जो कह दे कि वहाँ बीजेपी 5 लाख से नहीं जीतेगी, तो ये गाज़ियाबाद को भी अपनी सीट बता रहे हैं, जहाँ एकदम सब जानते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतने वाले हैं। यूपी में पिछली बार राहुल गांधी जी को 1 सीट मिली थी, रायबरेली, और वो साथ आए हैं तो अखिलेश जी को 0 पे ले जाएंगे। खुद तो हैं 0, अखिलेश जी को भी करेंगे 0। तो इस बार दावा कुछ भी कर लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अपनी पार्टी की तरफ से दावा करेंगे ही, लेकिन हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथी के साथ जीतने जा रही है। सर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो अखिलेश यादव ने ये बोला है कि गाजियाबाद से लेकर मुख्तार अंसारी की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी गाजीपुर तक तमाम चीज़ें या तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी खुद पीडीए जीतने वाला है। अब ये एनडीए अलायंस में है कि पीडी अलायंस में है। कभी ये लोग कहते हैं कि INDI अलायंस एनडीए अलायंस में है, फिर कभी कहते हैं पीडीए में है। इतने बड़े अंग्रेज़ हो गए हैं ये लोग कि समाजवादी लोग तो हिंदी लोहिया जी आंदोलन चलाते थे कि हिंदी के नाम पे बड़ा आंदोलन वो चलाते थे, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते थे। अब ये अलायंस रख लिया है, पहले दोनों तय कर लें कि एनडीए अलायंस में है कि पीडी अलायंस में है। सर, एक सवाल और है सर, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की और राहुल गांधी ने ये बोला है कि एनडीए यानी मोदी सरकार कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 106 बार बदलाव हुए हैं, वो कई लोग सरकारों ने उसको किया है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान है, वो था, है, रहेगा। और प्रधानमंत्री जी एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही है जिसने प्रधानमंत्री जी को, एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक अति पिछड़े के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो इसको बदलने की बात ये भ्रमक प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज जो शक्ति प्रदर्शन किया है, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा पहले फेज का, कितना मजबूत देखते हैं भारत में पूरे? कहाँ प्रदर्शन है? एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर 2 व्यक्ति ने प्रेस से बात कर ली। अगर आज धुआंधार सभा करनी चाहिए थी, अब भीड़ नहीं आ रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो ये तो हम समझते हैं अच्छे से कि उन्होंने कोई बड़ी रैली कर लेते गाज़ियाबाद में, दोनों भाषण कर लेते, लेकिन क्या करें, कुछ ना होता तो कहीं से भीड़ दूसरे ज़िले से मंगा लेते। भीड़ नहीं मिली, इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका साफ कहना था कहीं ना कहीं भीड़ या भीड़ नहीं होने के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे शाहनवाज हुसैन को। उन्होंने कहा कि भीड़ नहीं जुट रही है रैलियों में, इस वजह से अब मजबूर होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरुणेश जी, जी बताएं। अब शाहनवाज हुसैन तो ये कह रहे हैं कि भीड़ आ नहीं है रही है रैलियों में, तो अब क्या करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। मुझे तो देखिए सीनियर लीडर है, कहना पड़ रहा आज की तारीख में शाहनवाज जी की बीजेपी में क्या हैसियत है, कौन पूछ रहा है बीजेपी में शाहनवाज जी को। तो पहले शाहनवाज जी अपने बारे में देखें, सोचें, समझें कि किस तरीके से बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया और अब दरकिनार कर दिया। और रही बात भीड़ की, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन के जो भी नेता कहीं भी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वो चीजें तो सोशल मीडिया पे और तमाम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में अखिलेश जी की रैली हुई, बिजनौर में रैली हुई, इसके अलावा अभी हमारी नगीना में भी अभी रैली होने वाली है, जिसमें संयुक्त रैली होगी, राहुल जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे, इसके अलावा और संजय सिंह जी है, ज्वाइंट रैली वहां पे है।
और दूसरी बात जो हमारे साथी कह रहे थे, साधनों को, संसाधनों को लेके और सरकार की योजनाओं को लेके या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं साहब, प्रधानमंत्री जी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रधानमंत्री जी कितने प्रेस के लोगों के सवालों का जवाब देते हैं? उसमें भी वो हो जाते हैं। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें लगता नहीं प्रधानमंत्री जी ने कभी करी है। और दूसरी बात की, जो विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो साहब कौन करेगा? अब आप ये चाह रहे हैं हमारे बीजेपी के साथी कि सवाल भी आप ही लोग करें और जवाब भी आप लोग दें। तो ये विपक्ष का काम होता है सवाल करना, और विपक्ष अगर आपसे सवाल कर रहा है तो आपको उनके जवाब देने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि विपक्ष एक और चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुणेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ी बात कही गई लोकतंत्र को बचाने का। विरोधी गतिविधियां कर रहा है, या इसकी नीयत ठीक नहीं है, या इसकी नीति ठीक नहीं है। नहीं, एक चीज और है, एक बात और कही गई, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास। लोकतंत्र को हर बार यही कहा जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास। देखिए तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए असम पहुंचे। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अरुणेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, लोकतंत्र को हम बचाएंगे। मतलब ये लोकतंत्र की हत्या कब से शुरू हुई, लोकतंत्र मर कब रहा है, कैसे संविधान बचाने का मतलब क्या? ये समझ से परे लगता है। संविधान खत्म हो सकता है देश में क्या? देखिए अभिषेक जी, आप तो पत्रकार हैं, अगर आपको ये चीजें समझ से परे हैं तो हमारे जैसे साधारण इंसान इनको कैसे समझे? नहीं सर, आप प्रबुद्ध लोग हैं सर, ऐसा नहीं है सर, आप प्रबुद्ध हैं तभी हम आपसे बातचीत करने के लिए जरा नहीं, ये जरा हमें समझाएं कि मतलब लोकतंत्र, देखिए जो संविधान हमारा है उसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन संविधान की मूल भावना खत्म कैसे होगी? जाने दीजिए अभिषेक जी, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए। जिस तरीके से आप जो है हमारे राजनीतिक विश्लेषक को आपने काफी समय दिया, बीजेपी के साथी को दिया, तो थोड़ा 2 मिनट हमें भी दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है मीडिया, इस बात को सब लोग मानते हैं। लेकिन क्या आज की डेट में, आज की तारीख में मीडिया के अंदर उतना साहस बचा है कि मीडिया सरकार से सवाल कर पाए? जो भी पत्रकार, निडर पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं, विचारों को प्रताड़ित किया जाता है। सर विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हैं, आप बताइए कौन सा सवाल पूछना है आप पूछिए। नहीं, आप देखिए, आरोप अगर लगेंगे ऐसे तो मैं चुप नहीं रहूंगा सर। अरुणेश जी आप बताइए कौन सा सवाल है जो मुझे पूछना है, मैं अभी विजय शर्मा जी से पूछूंगा, आप बताइए मुझे। ऐसे नहीं सर, तो आरोप ऐसे नहीं सर, ऐसे आरोप नहीं। आप बताइए किस मुद्दे पे सवाल पूछना है। विजय जी यहाँ पे बीजेपी के, मैं सवाल पूछूंगा, आप बताइए। मैंने बीच में टोका, अब जब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ तो आप बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, सवाल तो सर आप आरोप लगाएंगे, सवाल का जवाब तो मैं दूंगा सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरुणेश जी देखिए मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, तो बीजेपी के साथी से क्या उम्मीद है? अरुणेश जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, मैं पूछ रहा हूं बताइए ना कौन सा सवाल है जो मैं पूछूं बीजेपी से, सत्ता में बीजेपी है। प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब आए लोकतंत्र पे, ये बताओ मैं, विपक्ष का कोई नेता, उसके करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तमाम चार्जेस लगते हैं, फिर जैसे ही वो बीजेपी में चला जाता है तो वो चार्जेस खत्म क्यों हो जाते हैं? अच्छा ये सवाल पूछना है। इस समय हेमंत सोरेन जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन हमें ये बताया जाए कि बीजेपी के अगर किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती? ठीक है, ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ विजय जी से। नहीं अरुणेश जी देखिए, आपने समय की बात कही, आप अगर पूरे डिबेट को देखेंगे, मैंने बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत बात है। अरुणेश जी मैंने प्रॉपर समय सबको दिए हैं, अगर आप पूरा डिबेट उठा के देखेंगे ना, जितना समय मैंने बीजेपी और निरंजन जी को नहीं दिया उससे ज्यादा आपको और समाजवादी पार्टी को दिया है। अब मैं निरंजन जी के पास जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो दूसरे बीच में आप इंटरप्ट कर, नहीं यही तो है सर, ये भ्रम है सर, इस भ्रम को दूर कर लीजिए, इस भ्रम को दूर कर लीजिए। आपकी बात ये ठीक नहीं है, मैं बराबरी देख रहा हूँ, मैं 40 मिनट से देख रहा हूँ, आपने सबको पूरा बोलने जी 40 नहीं 42 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं आप समय निकाल लीजिए, अगर आपको 1 सेकंड भी कम दिया होगा तो फिर मैं आज के बाद डिबेट नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको 1 सेकंड भी कम दिया होगा विजय शर्मा जी से, मैं डिबेट नहीं करूंगा आगे जीवन में। मैं दावे से कह रहा हूं, आप समय निकाल करके चेक कर लीजिएगा। अरे कम से कम 2 मिनट जो दिया,
अब आप मेरा जवाब ले लीजिए, अब आप मेरा जवाब ले जल्दी से 10 सेकंड में विजय जी बोलिए, फिर निरंजन जी सिर्फ एक बार बोले हैं निरंजन जी, मुझे याद है। तो अभी ये कहते हैं भ्रष्टाचार की नहीं, उनको बात। तो भ्रष्टाचार आपने में हमारे माननीय उनको होम टाइम मिनिस्टर दिया, जी बिल्कुल अमित शाह जी ने साफ जवाब दिया कि हमने किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई केस खत्म नहीं किया। विजय जी, कोई आरोप केस ये है जांच कि मंजूरी नहीं, आरोप विजय जी, आरोप ये है कि अगर बीजेपी में कोई जाता है तो उसकी फाइल बंद हो जाती है। बिल्कुल गलत। छगन भुजबल जी आप देखिए, हाईकोर्ट से उनको नोटिस मिला है, ये गलत बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर। अमित शाह जी ने बड़े अच्छे से इस बात का जवाब दिया था, ये पहले भी बात हुई थी, एक कनक्लेव में उन्होंने कहा था किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का है उसके खिलाफ कोई जांच बंद नहीं हुई, लेकिन ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो कलेक्ट करती है, उसके बाद में आगे बढ़ती है। बहुत सारे केस उसने देखने होते हैं, तो हम अननेसेसरी दबाव ना डालें, क्योंकि कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है वो संविधान के ऊपर समझती है। लेकिन एक मिनट अभिषेक जी, कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है। आपने देखा मीडिया के ऊपर आरोप आपको ये लग रहा है ना कि आप संविधान को खत्म करने वाले हैं, अगली बार अगर सरकार आ गई तो उसके बाद फिर कभी चुनाव ही नहीं होगा। रैली कर लेते हैं विजय जी, आरोप ये लग रहा है ना कि अगर इस बार आपकी सरकार आ गई तो फिर जीवन में हिंदुस्तान में कभी चुनाव ही नहीं होगा आगे। अखिलेश जी ने यही कहा था 2022 में इलेक्शन में, यही कहा था कि ये आखिरी इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीत गई तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा 2022 के बाद में 2024 ठीक है, आज आप डिबेट कर रहे हो अब ना। मैं निरंजन जी के पास जा रहा हूं। निकालिए, अब देखिए, यही अखिलेश जी ने बोला था 2022 में कि ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। अब आप देखिए कितने स्वस्थ तरीके से 5,000 करोड़ आज कार्रवाई करके चुनाव आयोग और हमारी एजेंसियां पकड़ रही है। अब निरंजन जी इतना आपके काला पास धन पकड़ ठीक रही है, है। विजय जी आ रहा हूं। अब देखिए ऐसे ही मेरे पे इस तरीके के आरोप लगते हैं कि मैं समय ही नहीं दिया इन लोगों को। कपिश भाई ऐसे नहीं, प्लीज सर, कपिश भाई देखिए, निरंजन जी एक बार बोले हैं सिर्फ, अगर ऐसा हो तो मैंने सबसे कम समय अगर किसी को दिया है तो वो निरंजन जी है। निरंजन जी अब आपके पास आ रहे हैं। मुझे मिला है सबसे कम समय, मुझे मिला है। अरुणेश जी, मैं तो दावे से कह रहा हूं, आप समय निकाल करके आप देख लीजिए, अगर आपको कम समय मिला होगा तो फिर मैं कभी डिबेट नहीं करूंगा। निरंजन जी, एक मिनट भी अगर ये स्थिति रही, अगर देखिए हम ठीक है, मीडिया पे आप आरोप लगा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सा टारगेट होता है मीडिया, कर लीजिए, लेकिन इनकी इससे मजबूरी इससे है, होगा क्या? इनकी मजबूरी है। इनके नेता ने भी आज मीडिया के ऊपर सवाल निरंजन जी, वहां पे, और अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं विजय जी, पूछा तो विजय जी, प्लीज, विजय जी प्लीज, विपक्ष से सवाल करने का क्या मतलब? निरंजन जी अब बोलिए। हाँ अभिषेक जी, मैं जवाब दूं? जी हाँ देखिए अभिषेक जी, आपको हमसे नहीं लगता, मैं क्यों कह रहा था कि कुछ भ्रमित लोग दुनिया को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। सन 1975 के अंदर जब आपातकाल लागू हुआ था, जब यार ये बीच में ना बुलवाओ अभी, अब बोलिए। हाँ देखिए, जब 1975 के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तमाम देश के अंदर चुनावी व्यवस्थाएं और तमाम सारी का सारा मीडिया, अभी 10 अरे यार साल चुप तो रहो, आप सुन तो लो। एक सवाल बीजेपी अभिषेक जी, केवल भरमाने के केवल ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पे आकर के केवल आया। अरुणेश जी अब सुन तो लीजिए। भाई 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या आपके अंदर साहस है कि मोदी जी से सवाल करें कितने रोजगार दिए मोदी जी ने किसानों को? अरुणेश जी नहीं दी सर, ऐसे नहीं, प्लीज सर, अरुणेश जी इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज समझा कीजिए सर, प्लीज अरुणेश जी, प्लीज इमरजेंसी पे सवाल कर लो। इंदिरा गांधी जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया, मनमोहन सिंह जी ने वो किया। सत्ता में तो बीजेपी है ना, बीजेपी से सवाल करो, सत्ता पे सवाल करो, सत्ता पे सवाल करो। अरुणेश जी सुन तो लीजिए प्लीज। काम होना चाहिए, निष्पक्ष होकर सरकार से भी सवाल करने का साहस करे। सरकार से आप सवाल कर नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी डरे हुए हैं, आपके अंदर भी डर है, आप सरकार से सवाल करें। अरुणेश जी ऐसे फिर देखिए बात नहीं हो पाएगी। अरुणेश जी प्लीज, अरुणेश जी प्लीज सर, ये बताइए, बात अभी की हो रही है सर, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अरुणेश जी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर, प्लीज। दोबारा टीवी पे मिलेगा, और अगर आपको उस दिन 10 सीटें अरुणेश जी दिखा दो, अरुणेश जी हर किसी का अपना अपना पॉइंट, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सपा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बीजेपी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, निरंजन जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सर सुन तो लीजिए। अभिषेक जी अब मेरे से कड़वी बात सुन लीजिए, ये अगर इतनी इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, 4 जून को अगर
समाजवादी पार्टी को 10 सीट और कांग्रेस को अगर 55 सीट मिल जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए कलम और टीवी डिबेट छोड़ दूंगा। ये आज मैं आपके टीवी चैनल पर कह के जा रहा हूँ, या फिर ये कह दे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ आज आपके टीवी चैनल उनके आप बीजेपी प्रवक्ता रखने लगो अपने नाम के नीचे सर, राजनीतिक विश्लेषक बताइए। ये तो है ना, ये कहिए कि तो आप बच्ची छोड़ देंगे, एक्चुअली पहन रखी है, इसको क्या दीजिए सर, बच्ची छोड़ देंगे। सपा के पीछे पड़े हो आप, कांग्रेस के पीछे पड़े हो, राहुल जी के पीछे पड़े कार्रवाई कह दो, फिर आप अखिलेश जी के बच्ची पीछे छोड़ पड़े हो। देंगे। कमाल है, मोदी जी से एक सवाल करो ना। इस तरीके से करने से आप वो नहीं तो आप इस्तीफा किसको दोगे? आप पूरे देश निरंजन भाई जब किसी अविनाश पार्टी भाई में ऐसे में तो फिर दिक्कत होती है ना। प्लीज सर, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, थोड़ा सा तो समझ लीजिए सर, थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, देखिए हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखिए निरंजन जी जो बात करेंगे वो बात हो रही है, आप इमरजेंसी पे चलिए, नहीं, सर, देखिए बैठ करके अभिषेक जी मैं इनकी बातें सारी चीजें इनकी अनर्गल फलाना गल सारी तरीके में चलिए सर, माफी के साथ समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।